कि पेरेंटिंग ये जो टर्म है किसने दिया है, ये टॉपिक को किसने डेवलप किया है वो जाना है। तो वेलकम टू क्लास वंस अगेन एंड सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, जो भी प्रणाम बोल रहे हो उनको भी प्रणाम। चलो स्टार्ट करते हैं। जो ये टर्म है पेरेंटिंग, परवरिश बहुत टाइप के होते हैं, परवरिश बहुत प्रकार के होते हैं या फिर इसके टाइप्स होते हैं। अभी परवरिश का जो टर्म्स है या फिर उसका जो थ्योरी है, उसका जो कंसेप्ट है, किसने दिया है, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करेंगे तो डायना डायना बमरिंट डायना बमरिंट उन्होंने दिया है, ठीक है। ये टर्म अब मतलब पूछा नहीं जाता है, ऐसा एमसीक्यूज में तो आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर आता है। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आता कि किसने डेवलप किया, ये आता है कि दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज फाउंड इन व्हिच सोसाइटी, और बोला जाएगा जो इसके टाइप्स हैं, 4 टाइप्स है, उसमें से बेटर कौन सा है, कौन सा बेटर है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज कोई भी एमसीक्यूज इस रिलेटेड या कौन डेवलप किया उस रिलेटेड नहीं आता है। फिर भी याद रख लो, डायना बमरिंट, डायना बमरिंट, ओके। द टर्म पेरेंटिंग, ये जो टर्म है पेरेंटिंग, यूज इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, हम डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट सोसाइटी पे, डिफरेंट वेज से इसको यूज करते हैं। परवरिश करना, कोई होते हैं हमारे पेरेंट्स होते हैं, कोई हमारे गार्जियन होते हैं, है ना। अभी पेरेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजीज है। क्या साइकोलॉजीज है, अभी देखो, कुछ पेरेंट्स होंगे वो सोचते होंगे हमारे बच्चे को हम अच्छे से ग्रो करेंगे, उसको जो चाहिए वो देंगे, ये होते हैं कौन से पेरेंट्स, ये होते हैं परमिसिव वाले। दैट मीन्स वो एवरी पॉइंट में उनको सपोर्ट करेंगे एंड सारा परमिशन है, उनको फ्रीडम दे देंगे बच्चों को। और एक कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि सत्यावादी होते हैं, दैट इज ऑथोरिटेरियन, मतलब वो खुद का जो हुकूमत है उसको चलाएंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं जो बोलूँगा उसी को मानना है, तुमको हमारे हिसाब से चलना है, ठीक है। देखो कितने टाइप्स में मैं बोल रही हूँ, 2 टाइप्स हो गए। अभी और एक पेरेंट्स आएंगे जो अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं एंड उनको उनके बच्चों का पड़ा नहीं है। हाँ, बच्चे आ गए उनके साथ, उनकी फैमिली बन गई, बट उनको फैमिली का कोई पड़ा नहीं है, वो खुद का ही सोचते हैं, खुद का लाइफ फ्रीडम में चले, खुद के लिए इनकम करेंगे, खुद को चलाएंगे, घर बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दोस्तों के साथ मजे करेंगे, स्टिल उन वो पेरेंट्स हैं। इन टाइप के जो पेरेंट्स रहते हैं इनको बोलते हैं असंबंध, असंबंध और अनइन्वॉल्व, जो बच्चों के साथ इन्वॉल्व ही होना नहीं चाहते। और एक है पेरेंट्स जो कि है ऑथोरिटेटिव, एक था ऑथोरिटेरियन, दूसरा है ऑथोरिटेटिव, जो है अनुमोदक, जो था वो परमिसिव था। ये होंगे जस्ट लाइक विचारधारा इनके पास है, ये सोच सकते हैं कि बच्चों को कौन सा चीज करने से सही होगा, कौन सा चीज करने से सही होगा। जस्ट लाइक अभिभावक हम जिसे बोलते हैं, जो कि हर एक चीज में परमिशन नहीं देता है, सोच समझ के परमिशन देता है, वैसे पेरेंट्स। तो 4 टाइप के पेरेंट्स होते हैं, उनके जो परवरिश के जो एबिलिटीज हैं उसको लेके हमने बनाया पेरेंटिंग स्टाइल, जिसको डिस्कवर किया डायना बमरिन ने, डायना बमरिन ने। तो हमने फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या पढ़ा, देखो मैं हमेशा आपको कंसेप्ट से पहले कंसेप्ट का ब्रीफ डिटेल्स दे देती हूँ, ताकि आपको क्या क्या कंसेप्ट के अंदर आएगा, विद इन है वो पता चले, ठीक है। सो फर्स्ट वन ये पॉइंट था कि हमने टर्म्स को यूज किया, टर्म जो पेरेंटिंग है इसको हमने यूज किया डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट वेज में एंड डिफरेंट सोसाइटीज में। इन ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट अगर पकड़ा जाए, हम पकड़ते हैं इस पॉइंट को, द टर्म इज डिस्क्राइब्ड एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजिकल पेरेंट्स। हम अगर ह्यूमन कंटेक्स्ट में पकड़े, मतलब ह्यूमन जो हमारा सोसाइटी है उसमें देखे, तो ये कंटेक्स्ट, ये टर्म्स क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ये लिंक्ड है या डिस्क्राइब करते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या पेरेंट्स क्या बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स कैसे उनके बच्चों को परवरिश करते हैं उसको समझाना चाहते हैं, इसलिए पेरेंट्स के साथ लिंक्ड है, ओके। अगर हम इसको देखें, द गवर्नमेंट एंड सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड देयर रोल इन द पेरेंटिंग एज ए और ऑफ ए चाइल्ड। हम बोल सकते हैं एज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज पर्सन, सोसाइटीज पर्सन, आप सोसाइटी के एक पर्सन हो, तो आप क्या करते हो, आप लोग गवर्नमेंट बनाते हो, रूल्स बनाते हो, सब मिलके, हम सब मिलके रूल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट अभी इसी चीज के ऊपर मोहर लगाता है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ इस पॉइंट को कि दिस पॉइंट इज लिंक्ड विद द पेरेंटिंग स्टाइल।
क्या है ना, पेरेंट्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर कैरी करते हैं एंड ये बायोलॉजिकल कैरेक्टर उनके बच्चों में भी होते हैं। अब हर दिन पढ़ रहे हो जेनेटिक्स के बारे में, हर दिन हम सुन रहे हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, तो उसी कैरेक्टर्स के लिंक हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे हमने बायोलॉजिकली जोड़ दिया बच्चों के साथ। अगर ये पेरेंट्स हैं तो उसके साथ कनेक्शन किसका बना, बच्चों का बन गया, चाइल्ड का बन गया। अभी इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये उनके पेरेंट्स हैं एंड वो जिस तरह से इसको परवरिश करेंगे उसी को हम पेरेंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरेंटिंग बोलेंगे। हिंदी में इसको परवरिश बोलते हैं। द टर्म पेरेंटिंग इज यूज टू डिफाइन, क्या डिफाइन करता है देखो, टू एजुकेट द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू टिल एडल्टहुड और एडोलेसेंट। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन आया, छोटा सा डेफिनेशन है जो कि डायना बमरिन नहीं दिया था। उन्होंने मेंशन किया है कि बच्चों को अगर आप बचपन से ही, जैसे कि वो बर्थ हो गया, अर्थ पे आया बर्थ के बाद, तो उस पीरियड से लेके जब तक वो एडल्टहुड तक तो मतलब पेरेंट्स किसी किसी के ही जिंदा रहते हैं, फिर भी हम बोल सकते हैं एडल्टहुड और एडोलेसेंट पीरियड तक अगर अगर बच्चों को हम एजुकेट करवाते हैं या पढ़ाते हैं या लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको सिखाते हैं डिफरेंट थिंग्स को, तो इसी को ही हम पेरेंटिंग बोलते हैं। इसी को ही हम पेरेंटिंग बोलते हैं। देखो, फ्रॉम द स्टार्टिंग डे जब बच्चा पैदा हुआ तो तब से ही आप उससे बात करना स्टार्ट करते हो, उससे डिफरेंट वे से आप इंटरेक्ट करते हो, उसको मतलब उसको कुछ समझ नहीं आता फिर भी आप समझाना स्टार्ट करते हो, पानी पीना है, उसको भूख लगा है, कुछ भी थोड़ा 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 करके आप सिखाते हो एवरीडे। तो उस लर्निंग से लेके पूरा एडोलेसेंट पीरियड तक, एडल्टहुड पीरियड तक अगर ये कंटिन्यू रहे, उसी एजुकेशन को हम कंटिन्यू करवाए, तो इसको हम पेरेंटिंग बोलते हैं एज पर डायना बमरिन। ओके, द पेरेंटिंग इज ऑफन डन बाय पेरेंट्स, ये पेरेंट्स के थ्रू भी हो सकता है पेरेंटिंग। हाँ, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था दो वर्ड, वन इज गार्जियन, अनदर वन इज पेरेंट। ठीक है, पेरेंटिंग नॉर्मली कौन करता है ना, हमारे पेरेंट्स ही करते हैं, जो कि हमारे माता पिता हैं, बायोलॉजिकली जो हमारे माता पिता रहते हैं। अच्छा, जब किसी का माता पिता ना रहे बाय एक्सीडेंट और बाय एनी हाउ, वो उनका डेथ हो गया, वो या छोड़ के चले गए, बच्चा ऑर्फनेज में है, फिर भी तो कोई उसको एक गाइड करता है ना, उसको टेक केयर करता है, केयर लेता है। सो इफ दे आर अनेबल टू डू सो, अगर वो लोग नहीं कर पाए, सो क्या करेंगे, दिस इज डन बाय क्लोज रिलेटिव्स, जो हमारे क्लोज है, मतलब कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे हो गए मम्मी का बहन हो गई, या मासी जो बोल सकते हैं हम लोग, आंटी आंटी अंकल हो गए, या फिर जो भी क्लोज रिलेशन में जो आते हैं, ग्रैंड पास आते हैं, ग्रैंड मदर्स आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो लोग भी टेक केयर कर सकते हैं। तो ये होता है मिनिमम ना, हम बोल सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स नहीं रहते। एंड जो बच्चे ऑर्फन एरियाज में रहते हैं, मतलब ऑर्फन है, ऑर्फनेज में रहते हैं, तो उनको कौन गाइड करेगा, तो वहाँ पे जो भी सिस्टर्स रहते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी वार्डन रहते हैं, या फिर वहाँ पे टेक केयर करने के लिए जो लोग रहते हैं वो करेंगे, तो वो उनके पेरेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में चलो पेरेंटिंग स्टाइल को और थोड़ा हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो पेरेंटिंग स्टाइल रेफर्स टू, क्या रेफर कर रहा है, टू एज द कम्प्लेक्स मैनर ऑफ पेरेंट्स टू रेज देयर चिल्ड्रन। सिंपल सा चीज है, कम्प्लेक्स मैनर। अच्छा, किसको लगता है इजी कि ये बच्चा एक बच्चे को छोटे से बड़ा करना इजी है? नहीं, कोई भी पेरेंट्स को पूछ लो कितना मुश्किल से तुमको बड़ा किया है, ये लाइन आता ही है सुनने में। हमारे टाइम पे ये नहीं था, तुमको हमने ये दिया है, दैट मीन्स वो रेज कर रहे हैं, हमें बड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स से हमें लेके आए हैं एंड बहुत अच्छी तरह से हमें ग्रो करवाया है, खाना दिया है, पीने को दिया है, कपड़े दिए हैं, सब कुछ दिया है, प्रोटेक्शन दिया है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स बोला गया। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कॉम्प्लेक्स जिसमें कठिनाई होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो इजीली सॉल्व नहीं होता एंड उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स मैनर ऑफ द पेरेंट्स टू रेज देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए वो जो कठिनाई के साथ गुजरते हैं एंड बच्चों को उससे निकालते हुए बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते, सब करते हैं, उसी को हमने पेरेंटिंग बोला। अभी देखो, पहले आपने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय पेरेंटिंग, नेक्स्ट आप पढ़ रहे हो पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। फर्स्ट आपने इंट्रो दिया, मीनिंग दिया किसका, पेरेंटिंग का। नेक्स्ट आपने
थोड़ा सा बताया पेरेंटिंग स्टाइल्स का। इफ नीड नहीं है माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। इफ नीड नहीं है माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, इको होगा वॉइस, किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। प्लीज, जो भी ऑन करके रखे हो प्लीज माइक्रोफोन ऑफ कर लो। ओके, देन नेक्स्ट वन, पेरेंटिंग स्टाइल may be range between authorized to anything goes attitude। अभी देखो मैंने बोला था आपको कि इसका चार टाइप्स है, राइट? इसके चार टाइप्स है मेनली, जो भी गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो चार टाइप्स है। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? हमने स्टार्ट किया था ऑथोरिटेरियन से। ऑथोरिटेरियन से, ठीक है। ऑथोरिटेरियंस, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड हमने रखा, एंड उससे लेके जहां तक इसका एटीट्यूड है, मतलब जहां तक ये गोज ऑन कर सकता है, मूव ऑन कर सकता है, वहां तक का पॉइंट, जैसे जैसे पेरेंट्स डिफरेंट वे से उनके बच्चे को रेज करें, वहां तक हम देख रहे हैं। तो उसी स्टाइल को हमने बोल दिया पेरेंटिंग स्टाइल। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू नैन्सी डार्लिंग, ठीक है, इनका सरनेम ही बहुत अच्छा है। ऐसे में डार्लिंग हम जेन्युइनली किसी को बोलते नहीं है, तो यहाँ पे नैन्सी डार्लिंग है, उनका सरनेम है डार्लिंग। ठीक है, नैन्सी डार्लिंग। पेरेंटिंग स्टाइल डिफाइंड एज, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? पेरेंटिंग स्टाइल डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड इट्स रिलेटेड responsibilities etc। सिंपल सा दिया गया है, देखो, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड एंड इट्स रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके रिलेटेड मेरा और मेरे बच्चे का जो कनेक्शन है एंड उसके साथ जो जुड़ा हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर मैं उसको चला रही हूँ, उसको क्लियरिफाई कर रही हूँ, उसको समझा रही हूँ एंड उसको ग्रो कर रही हूँ, देन इसको हमने बोल दिया अकॉर्डिंग टू नैन्सी डार्लिंग कि ये पेरेंटिंग स्टाइल है। ठीक है, परवरिश का जो भी स्किल होता है, परवरिश का जो भी हम बोल सकते हैं एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, उसमें नैन्सी डार्लिंग ने ये बोला। अभी देखो, अकॉर्डिंग टू हर, उनके अकॉर्डिंग ये जो पेरेंटिंग स्टाइल था, ये क्या होता है, दो टाइप के होते हैं उनके हिसाब से, नैन्सी डार्लिंग के हिसाब से ये दो टाइप का होता है। एक है पेरेंटिंग रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने मेंशन किया है, जो आपके ऊपर भार पड़ता है ना अपने बच्चे आने के बाद, उसी भार के हिसाब से हमने दो पॉइंट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द पेरेंटिंग रेस्पॉन्सिवनेस, सेकंड वन इज पेरेंटिंग डिमांडिंग। डिमांडिंग, ठीक है। देखो, फर्स्ट मैं सिंपल सा समझा देती हूँ। अगर हम रेस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं, जो रेस्पॉन्सिव होता है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काबिल होता है, मतलब यू हैव द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, यू हैव द एबिलिटी टू ग्रो योर रेज योर चाइल्ड, दैट मीन्स यू हैव टू मेंशन दैट यू आर एलिजिबल फॉर टू टेक केयर योर चाइल्ड और टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हर और हिज, जो भी उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बेसिस पे रेस्पॉन्सिवनेस आता है। अगर डिमांडिंग बोल दूं, डिमांडिंग बोल दूं, जो बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, डिमांडिंग, आप डिमांडिंग पेरेंट्स हो, आप नीड करते हो कि आपके बच्चों में ये चेंजेस आए। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे? कि वो आपके हिसाब से ग्रो करे। बहुत सारे मूवीज ऐसे हैं जहाँ पे होता है, एक ही मूवी है तारे जमीन पर, देख लो, आप लोग समझ जाओगे कुछ पॉइंट में। उसमें उनके पेरेंट्स जो थे, दरअसल राव क्या दरअसल राहुल या कुछ है, बच्चा का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसका जो पापा थे, वो ऑलवेज ट्राई करते थे कि उसका बच्चा बड़े बेटे जैसा या दूसरों जैसा वो ग्रो करे, बट वो ग्रो नहीं कर पाया, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था। तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं कि डिमांड करते हैं, कि कंट्रोल करते हैं किसी बच्चे को, बिहेवियर को, अपने बच्चे के बिहेवियर को, तो हम उसको बोलते हैं पेरेंटिंग डिमांडिंग। पेरेंटिंग डिमांडिंग, आप अपने बच्चे को कंट्रोल करोगे कि वो ऐसा चलेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो ऐसा खाएगा, वो आपके हिसाब से चलेगा, तो वो डिमांडिंग होता है। और एक एक्स्ट्रा मैंने मेंशन करने को चाहा था, एक होता है कि पेरेंटिंग सपोर्टिवनेस। ठीक है, इसको हम अगर बोले, एक्सप्लेन करें, कौन सा पॉइंट को बोला जाता है, देख लो यहाँ पे। पेरेंटिंग जो रेस्पॉन्सिवनेस है, उसको हम सपोर्टिवनेस भी बोलते हैं। क्या, क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे पेरेंट्स सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। जो गुड पेरेंट्स होते हैं, वो ऑलवेज एवरी टाइम अपने बच्चे को केयर करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट को समझाएंगे, डिटेलली समझाएंगे। इवन इफ अगर पेरेंट्स के बाद किसी को हम गार्जियन बोलते हैं स्कूल के रिलेटेड, तो टीचर्स ही होता है, तो उनमें भी ये पॉइंट लागू होता है कि आप ऑलवेज सपोर्टिवनेस और
रेस्पॉन्सिवनेस शो करेंगे अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सो दैट एवरी पॉइंट में उनको जो भी डाउट हो वो आपको ही आके बताए एंड आप क्लेरिफाई कर सको, क्लियर कर सको उसको। तो ये होता है पेरेंटिंग सपोर्टिवनेस, और इसको बोलते हैं कि जस्ट लाइक एक होता है ना, जब एक कनेक्शन स्ट्रांग रहता है, जहाँ से लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझको इतना सपोर्ट करे, दैट मीन्स वार्म फीलिंग आ गया, एक कोल्ड फीलिंग नहीं है, जस्ट लाइक यहाँ पे प्रोटेक्टिव वाला फीलिंग आ गया, तो वार्म्थ फीलिंग आता है, तो इसको पेरेंटिंग वार्म्थ भी बोलते हैं, पेरेंटिंग वार्म्थ भी बोलते हैं, जो कि बच्चों को एक सपोर्ट, एक कवर जैसा रखता है, एक कवरेज जैसा है। जस्ट लाइक ठंडे से बचने के लिए आप जैकेट पहनते हो, वैसा ही है यहाँ पे पेरेंट्स वैसे ही हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी देखो थोड़ा सा डेफिनेशन और भी एक्स्ट्रा ऐड है, जो आपको इजी लगे तो आप लिख सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने दो दो मीनिंग डेफिनेशन सब कुछ दे दिया है, नैन्सी डार्लिंग का दे दिया है, एंड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक डेफिनेशन काफ़ी है, एक डेफिनेशन काफ़ी है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेटर है, क्योंकि एक दो पॉइंट लिखने के बाद आप एक लाइन करके गैप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे और एक डेफिनेशन है कि पेरेंटिंग मीन्स क्या होता है, सिंपल सा चीज़ आया, केयरिंग, नर्चरिंग of a child from birth to till adolescence by real parents। नॉर्मली ये सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि आपको क्रोम में मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, जैसे कि पेरेंटिंग का अगर मीनिंग पूछो उसको, वो बताता है यही पॉइंट कि क्या होता है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग का मतलब होता है अपने बच्चों को केयर करना, नर्चर करना, मतलब देखो उसको खाने दोगे, उसका अगर बीमार होता है वो तो उसको केयर करोगे, टेक केयर करोगे। तो ये अगर आप बचपन से लेके एडोलेसेंट पीरियड तक, एडोलेसेंट पीरियड तक मतलब 19 ईयर्स तक अगर करते हो, तो ये अगर रियल पेरेंट्स के थ्रू होता है तो उसको हम पेरेंटिंग बोलते हैं। वो सिंपल सा चीज़ बोल रहा है कि रियल पेरेंट्स के थ्रू, बट यहाँ पे रियल पेरेंट्स नहीं हो के अगर एडॉप्टेड वाले भी हो, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी हो, या फिर अंकल आंटी भी हो, तो भी चलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देख लो। अच्छा, आपको एक चीज़ नहीं बताया ना मैंने, जैसे कि अगर होता है आपको किसी ने गोल पूछा, किसी का गोल पूछा, तो गोल्स क्या होते हैं एंड गोल से छोटा क्या चीज़ होता है। गोल्स को हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे कि अगर इंग्लिश में पहले देख लेते हैं तो एम्स बोलते हैं, AIMS, AIMS, एम्स। ठीक है, एम्स बोलते हैं। तो एम्स के साथ और एक यहाँ पे छोटा भाई जुड़ जाता है, तो वो है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इसका छोटा भाई है, जो कि ऑलवेज रहेंगे बीएड के 2 साल आपके साथ। ठीक है, सो आपको हर एक बार क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली स्टेज, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक होता है आपका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, मुख्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। जब आप बड़ी चीज़ को पकड़ते हो, देखो इसके ऊपर में भी आपके पेडागोजी क्लासेस में होगा, फिर भी मैं अभी आपको बताती हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स, इसीलिए हमारा टाइम भी जाता है। देखो थोड़ा सा मैं दो दो लाइन से बता देती हूँ। एम्स जो होता है ये ब्रॉडर टर्म है, क्या है, बड़ा है। ठीक है, संकीर्ण नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका जो क्षमताएं हैं, इसके जो स्किल्स हैं, या फिर इसके जो पॉइंट्स है, वो थोड़ा ब्रॉडर रेंज तक जाएगा। क्या है ये, ब्रॉडर है। ब्रॉडर का ऑपोजिट क्या आता है, नैरोअर। ठीक है, ये क्या है, नैरोअर है। जस्ट लाइक आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा था, है ना, तो आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को भी वैसे ही याद रखना है। किसी चीज़ को अगर एम्स बोले, जस्ट लाइक आपको बोला गया कि इस चीज़ का एम क्या है, एम होता है इन टोटलिटी में, पूरे चीज़ को एक साथ देखने को हम एम बोलते हैं। आपका लाइफ का गोल क्या है या एम क्या है, मे बी यू वांटेड टू बी ए डॉक्टर, वो और यू वांटेड टू बी ए गुड टीचर, ऐसा आपने बोला। बट गुड टीचर होने के लिए आप में जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, आपको जो स्टेप वाइज मैनर में कवर करना पड़ रहा है, दैट पॉइंट इज मेंशन अंडर ऑब्जेक्टिव। वही सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं ऑब्जेक्टिव में। समझ आ रहा है, मैंने एक बोला कि इन टोटलिटी अगर देख रहे हो, इन टोटलिटी अगर देख रहे हो, टोटलिटी में किसे देखते हैं हम, एम्स को। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है बोला गया, या लक्ष्य क्या है बोला गया। हिंदी में अगर कंफ्यूजन है ना, तो लक्ष्य बड़ा होता है, उद्देश्य छोटा होता है, क्योंकि उद्देश्य बहुत प्रकार के होते हैं और एक जीवन में बहुत सारे उद्देश्य आ सकते हैं, बट लक्ष्य एक ही होता है। लक्ष्य एक ही होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके लाइफ में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। अभी सोच लो, आपका घर एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, या फिर सोच लो कि यहाँ पे
अगर मल्टी स्टोरेड नहीं समझ आ रहा है, क्या हम लोग बोलते हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वैसे ही है। सोच लो कि 3 तल्ला है, बहुत बड़ा घर है, ठीक है? तो आपको अगर जानना हो कि ये जो पॉइंट है, ऊपर तक आपको जाना है, तो सोच लो ये ऊपर का जो मतलब मंजिल है, वो चीज़ है आपका एम, ठीक है? बड़ा चीज़ है, एम्स है वहाँ पे। वो बड़ा चीज़ है, उसको प्राप्त करना है। तो उस तक पहुँचने के लिए आपको तो छोटे-छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, या फिर आप सडनली उड़ के चले जाओगे, स्पाइडरमैन हो क्या? नहीं ना, हम तो उड़ के नहीं जाएँगे। तो यहाँ पे सीढ़ी होते हैं, यहाँ पे कुछ सीढ़ी होते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे से मेरे सीढ़ी थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया, बट समझ तो आ रहा है कि ये जो सीढ़ी है, यहाँ पे स्टेप चढ़ना है। तो एक-एक स्टेप को आप क्या समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव 1 है, ये ऑब्जेक्टिव 1 है, ठीक है? ये ऑब्जेक्टिव 2 है, ये ऑब्जेक्टिव 3 है, ये ऑब्जेक्टिव 4 है, ऑब्जेक्टिव 5 है। तो इसका अगर मिला-जुला रिएक्शन आए, तो हमें हमारा क्या मिलेगा? लक्ष्य मिलेगा। तो इतने सारे उद्देश्य को आप प्राप्त करने के बाद उसको जोड़ दो, तो आपको लास्टली आपका लक्ष्य मिल जाता है। ठीक है? आप जैसे एक टीचर बनना चाहते हो, तो आप पहले 2 साल का क्या करो? बीएड करो। बट बीएड से पहले आपने क्या किया? ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन से पहले आप +2 किए। +2 से पहले आपने 10th किया। तो देखो कितने सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़े एक अच्छा टीचर बनने के लिए। तो टीचर आपका लक्ष्य है, ये सारे आपके स्टेप्स हैं। तो ये जो छोटे-छोटे से चीज़ हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। बड़े चीज़ को आप प्राप्त कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्टिव्स को ऐड करो, तब आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए इतना समझ गए होंगे आप लोग, क्लियर होगा। तो अभी देखो ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हो गया, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरेंटिंग तो समझ आ गया ना, छोटे-छोटे पॉइंट्स देखने हमें। क्या है? छोटे-छोटे से पॉइंट्स देखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू फुलफिल द फिजिकल नीड ऑफ अ चिल्ड्रन। बच्चे का क्या है? आपको जिंदा रहने के लिए क्या-क्या चाहिए? पहले वो लिख लेना, याद आ जाएगा, रोटी, कपड़ा, मकान। तो मैं अगर उसी को क्या बोलती हूँ? फिजिकल नीड बोलती हूँ, बिकॉज़ आप शरीर में ही कपड़े पहनते हो, खाना खाते हो तो शरीर में ही बढ़ते हो, जिंदा रहते हो। एंड आपको अपना सर छुपाना है या प्रोटेक्ट करना है खुद को बारिश, हवा, तूफान, जो जो चीज़ है, ठंडा, सबसे अगर खुद को छुपाना है तो आपको घर चाहिए। तो ये सबको बोला जाता है फिजिकल नीड। एंड फिजिकल नीड को अगर अच्छे से समझना है तो मास्लो का कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। किसका कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है हमें? मास्लो का, जो कि आपका 2 साल के बीएड में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बीच-बीच में कुछ-कुछ मेंशन करती हूँ। मास्लो का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सो वहाँ पे ह्यूमन नीड्स के ऊपर जो हायरार्की लेवल में हमें क्या-क्या चाहिए, एक के बाद एक जो हमें नीड होता है, हमारे जो सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं ना, वहाँ से लेके हमें जो खान-पान चाहिए, सेफ्टी चाहिए, लव अफेक्शन चाहिए, सोसाइटी में हमें कैसे रहना है, उसमें मास्लो का कंसेप्ट आता है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं बीच-बीच में बहुत सारे कंसेप्ट बोलती हूँ, आप लोग खुद प्रिपेयर कर सकते हो वो सिर्फ, क्योंकि ये बीएड में इंक्लूड नहीं है। बाद में मैं भी पढ़ाऊंगी। तो फिजिकल नीड को हमने यहाँ पे फुलफिल किया बचेगा। अब इस सेकंड में आ जाओ, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द चिल्ड्रन। हो गया, सेफ्टी भी आ गया, तो सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है। देन देखो, अगर ये दोनों हो गए तो अभी तो बच्चा फ्री है, उसको क्या चाहिए? एजुकेशन, कल्चरल स्किल्स, कला चाहिए, कला संस्कृति में वो आगे बढ़ना चाहिए। कुछ गुण सीखेगा तब तो जाके लाइफ में कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ अर्निंग करेगा। तो कल्चरल स्किल्स हो गए, एजुकेशनल स्किल्स हो गए और एजुकेशन लेगा। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि बीएड में इम्पॉर्टेंट है एंड आपके लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, सबके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वोकेशनल। वोकेशनल, ठीक है? वोकेशनल यहाँ पे मतलब होता है अर्निंग करना। तो हम एक स्टेटमेंट बनाए, 4 साल के बीएड के थ्रू हमने एक स्टेटमेंट बनाया, लर्निंग फॉर अर्निंग। क्या है? लर्निंग फॉर अर्निंग। आप कोई एक स्किल्स को लर्न कर रहे हो टू बाय समथिंग, टू कैरी आउट समथिंग और टू फुलफिल योर नीड्स। ठीक है, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। क्यों आपने किया? क्योंकि आप अगर कोई स्किल सीखोगे तो आपको जॉब मिलेगा, उस जॉब से आपको पैसे मिलेंगे, पैसे से आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो इसको बोला जाता है वोकेशनल। तो वोकेशनल स्किल्स एटसेट्रा आर कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड बाय पेरेंट्स अप टू एडल्टहुड लीगली। लीगली माने बाय लॉ। बाय लॉ हम लोग अगर बोल दे कि ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अप टू दिस पीरियड बच्चे को पढ़ना है, आफ्टर 21 ईयर्स वो जाके जॉब कर सकता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। प्राइवेट में तो बहुत कुछ होता है,
तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसका मिनिमम एज क्राइटेरिया रहता है कि वो 20-21 होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल होता है कि हाँ वो कर सकता है। स्पेशली तो 18 प्लस होता है, क्योंकि वो वोटर आईडी के अकॉर्डिंग होता है कि वोट देने के लिए एलिजिबल हो गया। बट अभी के लिए कुछ भी अगर स्पेशल गवर्नमेंट जॉब्स का देखते हो, वहाँ पे मिनिमम एज मांगता है 21, ठीक है। तो इसको हमने एडल्टहुड, इसलिए यहाँ पे वर्ड एडोलेसेंस से ज्यादा एडल्टहुड भी यूज हो रहा है, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग 19 हो जाता तो हम एडोलेसेंस में रख देते, बट एडल्टहुड आ गया तो दैट मीन्स 2021 हो जाएगा। अभी ये 3 पॉइंट ही लिखा था। द टर्म पेरेंटिंग इज यूज इन डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। अभी दो चीज बोल रही हूँ, स्टोरी जैसा सुन लो, ये कोई भी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैंने खुद पढ़ा है, तो उस वजह से आपको भी आइडिया देती हूँ। दो वर्ड है, एक हमने पढ़ लिया पेरेंटिंग, समझ गए, पेरेंट्स के थ्रू जो भी केयरिंग होता है, नर्चरिंग होता है, फूड हम लेते हैं, तो उसको हम बच्चे को अगर ग्रो करवाते हैं बर्थ से लेके एडल्टहुड, तब हम इसको पेरेंटिंग बोल देते हैं। हो गया, समझ गए। और एक वर्ड आ रहा है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, और चाइल्ड रियरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ वेज, इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेज, ठीक है। चाइल्ड रियरिंग क्या होता है, मतलब रियरिंग मतलब हिंदी में बोले तो लालन पालन करना, लालन पालन, ठीक है। मतलब आप किसी बच्चे को घर ले आए एंड आप देख रहे हो कि आपको दया आ गया देख के, अरे इसका मम्मी पापा नहीं है, आप उसको केयर ले रहे हो, उसको खाना पीना दे रहे हो, जैसे हम लोग पेट रखते हैं ना, हाँ, पेट पालते हैं। पेट मतलब अभी अपना पेट नहीं, मतलब पेट्स जो होते हैं, कुत्ते बिल्ली वो सब बोल रही हूँ, पेट्स जो होते हैं जैसे उनको रखते हो, हम कुछ कुछ बच्चों को भी अगर रास्ते में देखते हैं तो उनको ले आते हैं। सो ये जो होता है कि चाइल्ड रियरिंग, ये वन काइंड ऑफ क्या है ना, ट्रेनिंग जैसा है, ट्रेनिंग जैसा है। यहाँ पे आप क्या करते हो कि रियरिंग का मतलब मैंने आपको बोल दिया, चाइल्ड रियरिंग का मतलब नहीं बोला मैंने, ओनली रियरिंग का मतलब बोला कि लालन पालन करना। बट यहाँ पे और भी दो वर्ड यूज हो रहा है, एक हुआ चाइल्ड, दूसरा हुआ प्रैक्टिस, दूसरा क्या हुआ प्रैक्टिस, बीच में रह गया हमारा रियरिंग, राइट। तो ये जो प्रैक्टिस है, सॉरी प्रैक्टिस को पेरेंटिंग फिर लिख रही हूँ मैं, ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मतलब क्या है, यहाँ पे आप ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो एंड वो रिपीटेडली उसको परफॉर्म करके प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया चाइल्ड, तो आप कुछ बच्चों को क्या करना चाहते हो कि उनको दूसरे पेरेंट्स को देना चाहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कभी पेरेंट्स हुए नहीं है, उनको पता नहीं है कि वो कैसे ग्रो करे बच्चे को, तो आप उसके लिए एक हब बनता है, हब, HUB, हब, या फिर बोलो सेंटर, ठीक है, सेंटर बनता है। वहाँ पे क्या करते हैं, चाइल्ड एंड जो भी पेरेंट्स रहते हैं जिनको बच्चे चाहिए, एडॉप्ट करना चाहते हैं या फिर उनको लेना चाहते हैं, तो उनके अंदर इंटरेक्शन करवाते हैं, कैसे ग्रो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सब समझाते हैं। एंड इसी को बोला जाता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। मतलब हमने यहाँ पे बच्चे को लालन पालन करने के लिए उसके जो होने वाले माता पिता है उसको समझाया एंड बच्चे के साथ उसको इंटरैक्ट करवाया, संबंध बना दिया, ठीक है। तो पेरेंटिंग नॉर्मल है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस एक सेंटर में होता है जहाँ पे बच्चे को हम ग्रो करने के लिए बहुत कुछ चीजें नीड होते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है कि आ गया एंड कोई भी बच्चे को ऑर्फनेज से लेके चला गया, लीगल, वो लीगली पहले तो बाय लॉ उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, फिर उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वो फाइनेंशियली बच्चे को सपोर्ट कर सके एंड खाना पीना दे सके, उसको मोरल स्पिरिचुअल इमोशनल सोशल सारे डेवलपमेंट से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। मतलब एक पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि तुम अपने बच्चे को हैप्पीली रख सकते हो, ऐसा बनो, पहले खुद स्ट्रांग बनो मोरली, आपका जो संवेदन होता है ना, सांवेगिक भावनाएं आती हैं, गुड एंड बैड थॉट्स आते हैं, पहले तो बैड थॉट्स को निकाल दो, अपना जितना भी स्पिरिचुअल माइंड्स हैं उसको विकास करो, स्पिरिचुअल आप भगवान के पास जाते हो, भगवान के साथ जुड़ते हो खुद को, ऐसा इमोशनल बॉन्डिंग बनाओ बच्चों के साथ, सोशल हो जाओ, तब जाके आप कोई भी एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो। देन उसके एजुकेशन में आप हमेशा खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप अडॉप्ट कर लिए तो आप उसको पढ़ाओगे नहीं, अपने इस्तेमाल में लगाओगे, नहीं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड डिफरेंट इंश्योरेंसेस, जो इंश्योरेंसेस बनाते हैं, बीमाएं, बीमा होता है ना, जीवन बीमा, वो सब बनाना पड़ेगा, मेडिकल केयर के लिए भी इंश्योरेंस बनाना पड़ेगा, उसका शेल्टर मतलब उसको रहने के लिए घर देना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक बच्चे को अगर ऑर्फनेज से ले आते हैं,
अभी वो ऑर्फन में है, ऑर्फन चाइल्ड है, ऑर्फनेज में है। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम में है, तो वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जैसा हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट उसको टेक केयर कर रहा था, गवर्नमेंट से पैसा आ रहा था। बट अगर कोई एडप्ट करता है एंड उस पे कुछ भी प्रॉब्लम करता है या फिर उसको मारता धरता है, देन गवर्नमेंट कोई भी स्ट्रिक्ट रूल निकाल के उसको, उसके जो वो पेरेंट्स थे, बायोलॉजिकल तो नहीं, एडप्टिंग पेरेंट्स थे, उसको जेल हो सकता है या फिर जुर्माना भी भर सकता है। तो ये सब चीज़ें होते हैं जो कि देखभाल के करने के लिए चाहिए, हमें किसी को भी देखभाल करने के लिए चाहिए, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। देन आपको ना बच्चे को जब भी इंट्रोड्यूस करना पड़े फॉर द स्टार्टिंग मीटिंग, जो स्टार्टिंग मीटिंग पीरियड रहता है, तो उस मीटिंग पीरियड में अपने बारे में ऑलवेज जितना भी सच है उतना बताना पड़ेगा। वो कोई भी पर्सन हो, छोटा हो बड़ा हो, क्लियरली बताओ। आपके जो आइडियाज हैं, जो आपके बोल चाल का ढंग है, उसी से ही बच्चा अट्रैक्ट होगा एंड आपको एडप्ट करेगा कि नहीं या आपसे डरता है कि नहीं, वो सब कुछ समझने के बाद ही आपके पास जाएगा। ये पॉइंट्स होता है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में। ऑलवेज कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, तो देखो यहाँ पे शॉर्टकट दे दी हूँ। जो अभी तक आपने पढ़ा कि पेरेंटिंग स्टाइल अकॉर्डिंग टू नैन्सी डार्लिंग आपका था पेरेंटिंग रेस्पॉन्सिवनेस, जिसको हमने पेरेंटिंग वर्मथ एंड, और हम बोल सकते हैं पेरेंटिंग सपोर्टिंग, एंड पेरेंटिंग डिमांडिंग था, जो पेरेंट्स बहुत ही डिमांडिंग होते हैं या फिर वो कंट्रोल करते हैं बच्चों के ऑल टोटल एक्टिविटीज़ को, वो उसको हमने मेंशन किया था। फिर पेरेंटिंग जो स्टाइल है नॉर्मली, नॉर्मली कितने टाइप्स के होते हैं, देखो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी दो या तीन टाइप्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो या तीन टाइप्स मेंशन करूंगी। क्यों बोल रही हूँ, कुछ बुक्स में दो भी है, कुछ बुक्स में तीन भी है। इवन इफ अगर आप सर्च करो कहाँ पे, क्रोम में, वहाँ पे तीन भी दिखाएगा, वहाँ पे चार भी दिखाएगा, ठीक है, कंफ्यूजन आता है। तो यहाँ पे मेनली थ्री टाइप्स आप मेंशन करना, थ्री टाइप्स, ये थ्री है। तो थ्री टाइप्स है, फर्स्ट आता है इंडल्जमेंट पेरेंट। इंडल्जमेंट पेरेंट, इंडल्जमेंट को अगेन एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, इंडल्जमेंट का मतलब मैं यहाँ पे समझाती हूँ। फर्स्ट वन, उसी का जो पॉइंट्स है उससे ही आप समझ जाओगे क्या है। डेमोक्रेटिक, अच्छा डेमोक्रेटिक तो मतलब आप जानते हो, डेमो एंड क्रेटस जो वर्ड है वो क्या है, जो गवर्नमेंट हमारे थ्रू चलता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल जो हम बोलते हैं वही है, ऑफ द पीपल, तो वो चीज़ होता है ना। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो ऑलवेज लॉयल होंगे, वो अपने बच्चों को केयर तो करेंगे, प्लस बच्चों का जो नीड है उनको पूछेंगे भी एंड उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब दोनों का मिला हुआ साझा होगा। तो ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है, बच्चे जो नीड करते हैं उस हिसाब से चलना। नॉन डायरेक्टिव यहाँ पे जो है, मतलब वो डायरेक्टिव नहीं है, बच्चों को नहीं चलाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे। तो इसका टर्म्स अभी चेंज हो गया है, पहले के टर्म्स में हमने नॉन डायरेक्टिव बोल, जो डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देते हैं, जिसको अपना पड़ा हुआ है वो पेरेंट्स, ठीक है। अभी देखो मैंने एक वर्ड यूज किया था ऑथोरिटेरियन, ठीक है, ऑथोरिटेरियन। तो ऑथोरिटेरियन में अगेन दो टाइप के हैं, नॉन ऑथोरिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स मतलब ऐसे पेरेंट्स, पहले तो ये समझ लो कि ऑथोरिटेरियन कौन होते हैं, कि ऐसे पेरेंट्स हैं सत्यावादी, इसको बोलते हैं। अच्छा सिंपल सा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट एक बार जीत गया, दूसरा बार भी जीत गया, तीसरा बार वो ट्राई करेगा कि नहीं अपनी सत्य को बचाने के लिए, कि नहीं और भी 2-3 साल तक 5 साल तक मैं यहाँ पे रहूँ। तो वैसे टाइप के, मतलब अपना हक जो जमाता है, जो अपना हक जमाता है, ऐसे पेरेंट्स। तो ऐसे अगर पेरेंट्स हो, ठीक है, ऐसे अगर पेरेंट्स होते हैं तो वो भी दो कैटेगरीज में आते हैं, एक है नॉन ऑथोरिटेरियन और एक होता है ऑथोरिटेरियन। डायरेक्टिव्स बोला गया, ऑथोरिटेरियन डायरेक्टिव्स में अपना सत्ता पूरा चलाएंगे, बट नॉन ऑथोरिटेरियन डायरेक्टिव्स में अपना सत्ता चलाएंगे, बट कुछ कुछ पॉइंट पे वो बच्चों का भी सुनेंगे, कुछ पॉइंट पे, मतलब अगर 90% वो स्ट्रांगली सत्तावादी दिखाएंगे, ऑथोरिटेटिव नहीं है, ऑथोरिटेरियन है, तो उसका 10% वो क्या हो जाएंगे, बच्चों का भी सुनेंगे, बच्चों का अच्छे के लिए काम करेंगे। तो ये भी चीज़, इसके बाद आते हैं ऑथोरिटेटिव एंड लास्टली आते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंट, ठीक है। अनइन्वॉल्व को नेग्लेक्ट पेरेंट बोला जाता है, नेग्लेक्ट पेरेंट और पेरेंटिंग स्टाइल हम बोलते हैं, पहले ये समझ लो, ये इजी है। ये क्या है अनइन्वॉल्व, जहाँ पे असंबंध, मतलब संबंध ही नहीं है, संबंध किसी के साथ आपका संबंध रहता है, दैट मीन्स क्या है, आप उसके साथ लिंक्ड हो, कनेक्टेड हो और इन्वॉल्व हो। बट यहाँ पे आप अनइन्वॉल्व हो,
तो बच्चा और आपके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, या फिर आप उसके लिए कुछ नहीं सोचते। वो अपने घर पे है, ग्रो कर रहा है तो ठीक है, खाना खा रहा है तो ठीक है, नहीं खा रहा तो भी ठीक है, हमें अपना पड़ा है। तो ऐसे पेरेंट्स को हम नेग्लेक्टिंग और नेग्लेक्टिव पेरेंट्स बोलते हैं, जो कि नेग्लेक्ट करते हैं हर एक चीज को, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। और एक है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव, ठीक है। ऑथोरिटेटिव कौन होते हैं? अधिकारिक। अधिकारिक मतलब मैं आपकी कौन हूँ? अधिकारिक हूँ या फिर अभिभावक हूँ, जो कि आपके लिए सारा कुछ अच्छा सोचूंगी, बुरा नहीं सोचूंगी, सारा कुछ अच्छा सोचूंगी। तो इस हिसाब से आप देखो, मैंने यहाँ पे 3 बोला था, फिर भी एक्स्ट्रा 4 मेंशन्ड है। बिकॉज क्या है पता है, लास्ट का जो ये पॉइंट था, ये पहले इंक्लूड नहीं होता था, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट पॉइंट है, इसीलिए ये इन्वॉल्व नहीं होता था। बट अभी का जो न्यू बुक्स आ रहे हैं उसमें ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सारा पॉइंट्स एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। देख लो, फिर से देख लो, डायग्रामेटिक मैं समझा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम से बना हुआ है। एंड ये जो पेपर दिख रहा है ना, ये पेपर आपका कुरुक्षेत्र बच्चे जो हैं उनको बता दूं, ये ऐसे टाइप के पेपर आए थे ऑनलाइन में, ठीक है। ड्यूरिंग जो आपका कोरोना पीरियड था, ड्यूरिंग कोरोना पीरियड ऐसे टाइप के पेपर्स आते थे। कौन से साइड में? एग्जाम का वेबसाइट रहता था, कुरुक्षेत्र का वेबसाइट होता था, एंड उसमें आते थे। एंड उसी में ऐसे स्टाइल में मैंने लिख के दिखाया था बच्चों को कि ऐसा लिखना है, एग्जाम हॉल में देखो ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे देखो गैप्स भी हैं, आपको पता भी चल रहा है, ये रनिंग हैंडराइटिंग है, इतना हैंडराइटिंग खराब होगा तो चलेगा। बट क्या होता है ना, कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, नीचे लाइन में नहीं लिखेंगे, पूरा ऊपर ऊपर लिखेंगे, या फिर निकाल देते हैं, कभी कभी पूरा ही निकाल देते हैं, तो आधा आधा कट जाता है, आधा आधा कट जाता है, क्योंकि कुछ पॉइंट पे कुछ टीचर्स को मे भी ना दिखे। तो इसलिए आप विद इन लिखे, पेपर के विद इन लिखे। एंड पेपर में मिनिमम ऐसा मार्किंग रहता है, लाइनिंग रहता है, तो लाइनिंग के विद इन लिखना है, ठीक है। लाइनिंग के विद इन लिखना है, तो ऐसा आप स्टाइल में लिख सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मैंने फर्स्ट भी बोला था किसने डिस्कवर किया है आपका पेरेंटिंग स्टाइल को। पेरेंटिंग स्टाइल को डिस्कवर किया था डायना बमरिन ने। तो यहाँ पे मेंशन है, बमरिन का मेंशन है, बमरिन पेरेंटिंग स्टाइल, उसका 4 पॉइंट्स हैं या फिर 4 टाइप्स हैं। ऑथोरिटेरियन फर्स्ट होता है, ऑथोरिटेटिव सेकंड होता है, फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड में परमिसिव, एंड फोर्थ में आता है अनइन्वॉल्व, जो कि नेग्लेक्टिंग टाइप का है, नेग्लेक्टिंग टाइप का है, नेग्लेक्ट पेरेंट्स है। अभी देखो, ये ऑथोरिटेरियन आपको समझ आ गया, सत्तावादी रहेंगे। अभी डायग्रामेटिक दिखा दूंगी और भी अच्छे से पता चल जाएगा। परमिशिव होते हैं जो कि अनुमोदक होते हैं, अनुमोदक होते हैं मतलब आप किसी से अनुमति मांग रहे हो, वो फटाफट दे दे रहा है, ऐसे पेरेंट्स होते हैं, आपके खुशी से वो खुश रहते हैं, एंड आप जो मांगते हो वो दे देते हैं। अनइन्वॉल्व जान गए हो, ऑथोरिटेटिव भी जान गए हो, जो कि आपके अभिभावक जैसे होते हैं, अधिकारिक होते हैं, हो गया। अभी देखो इसके पॉइंट्स मैंने कैसे लिखे हैं, दो दो पॉइंट्स ऐसे मेंशन करके चलना है। जैसे देखो ना, एग्जाम हॉल में पेपर नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग सा है, ऑलवेज आप उसको शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में लिखें एंड इजीली लिखें, ठीक है। जैसे कि क्लमजी ना हो, हार्ड वर्ड्स इतना नहीं चाहिए, इजी वर्ड्स में लिखना, ठीक है। आपके लिए बेनिफिट होगा वही। आप सोचोगे कि हम लोग एमएससी करके आए हैं, एमए करके आए हैं, तो हमें इतना सारा चीज मेंटेन करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इजी वर्ड्स में सिर्फ एक्सप्लेन करना है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। बट वो कॉन्टेक्स्ट बच्चों के रिलेटेड होना चाहिए एंड कंसेप्ट के रिलेटेड होना चाहिए, इतना ही समझ लेना है। चलो अभी डायग्राम देखते हैं। पता है आपको, ऑथोरिटेरियन याद है, ऑथोरिटेटिव है, अनइन्वॉल्व है, एंड परमिसिव है। कि कोई कंफ्यूज होके मत पड़ना, ये यूनिफॉल्व कुछ नहीं होता है, अनइन्वॉल्व है, ठीक है। परमिसिव है। अभी यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन है, हिंदी में भी देख लो, यहाँ पे ऐसे डायग्राम्स हैं। सत्तावादी, अधिकारिक, अनुमोदक, असंबद्ध, ठीक है, हो गया। अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन्ड हुआ, फर्स्ट ऑथोरिटेरियन समझ आ गया, एग्जर्ट हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर जो प्रेशराइज्ड करे, जो पेरेंट्स, एक एक वर्ड में मतलब देखो, ये सिंपल चीज है कि ये स्ट्रिक्ट होंगे, ये पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होंगे, वो बच्चों का इमोशनल जो केयरिंग नीड होता वो नहीं समझेंगे। हो गया खत्म, कवर। ऑथोरिटेटिव, exert high level of control over children, यहाँ पे भी है कंट्रोल,
बिकॉज देखो ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन यहाँ तक का वर्ड तो सेम है ना दोनों में, तो ये भी है कि कंट्रोल है, बट यहाँ पे बच्चों के जो इमोशनल नीड्स हैं वो पेरेंट्स समझ लेंगे। तो क्या हो गया, बच्चों का इमोशनल नीड समझ लिया, मतलब यहाँ पे हम क्या होंगे ना, सिंपल से हो गए कि हाँ बच्चों को हम समझ रहे हैं। तो स्ट्रिक्ट बट फेयर जजमेंट करेंगे, स्ट्रिक्ट है बट फेयर जजमेंट रहेगा, मैं आपको समझ रही हूँ फिर भी मैं स्ट्रिक्ट रहूंगी। ये हो गया आपका ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव बेस्ट रहता है, परमिसिव बेस्ट नहीं रहता है, ये बेस्ट है। कोई अगर पूछे आपको चारों में से कौन सा बेस्ट है, तो ऑथोरिटेटिव आपका बेस्ट होता है, ऑथोरिटेरियन खराब है, एंड अनइन्वॉल्व खराब है। ठीक है, अनइन्वॉल्व पूरा खराब है, फिर उसके बाद ऑथोरिटेरियन खराब है, एंड ऑथोरिटेटिव बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो परमिसिव। देखो क्या है, परमिसिव आ गया ना, मैं आपको हर एक चीज में परमिशन देती हूँ, फ्रीडम देती हूँ, छूट देती हूँ, ये अच्छा है क्या बच्चों के लिए? पूरा फ्रीडम अच्छा नहीं है ना। तो एग्जर्ट लो लेवल्स ऑफ कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर उसका जो कंट्रोल रहेगा, उनका जो कंट्रोल रहेगा वो कम रहेगा। तो क्या है देखो, लविंग बट लैक्स, मतलब मैं क्या हो रही हूँ कि आपको बहुत पसंद करती हूँ, मेरे बच्चे हो आप, आपको मैं बहुत प्यार से रख रही हूँ, इसलिए आपको जो नीड है मैं सब कुछ दे दे रही हूँ, है ना। तो ऐसे पेरेंट्स नहीं बनना है। ठीक है, फिर अनइन्वॉल्व्ड, जो पेरेंट्स, देखो ये कितना बुरा वाला है, एग्जर्ट लो लेवल्स ऑफ कंट्रोल ओवर चिल्ड्रन, ये तो हो गया। ये सारे रेस्पॉन्सिव ही नहीं होते हैं, बच्चा मरे खाए पिए ना खाए कोई जानना नहीं है, तो नेग्लेक्टफुल। नेग्लेक्टफुल समझ आ गया। अभी सीक्वेंस में देखो, पहले वाला स्ट्रिक्ट था, छोटा कर लेते हैं थोड़ा समझ जाओगे और भी अच्छे से। पहले वाला स्ट्रिक्ट था, ठीक है, पूरा स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट पूरा भी अच्छा नहीं है, तो हम इसको नेगेटिव में ही देखेंगे। अभी आप ना एक काम कर लेना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही है, तो ये थिंक कर लेना ये पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव है, थिंक कर लो। ठीक है, ये क्या है, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव दिखेगा, बट यहाँ पे दोनों को ही आप नेगेटिव नेगेटिव रख देना। आपको मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझा रही हूँ, बट पूरा एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा सा हो गया। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन में आता है, स्ट्रिक्ट है बट फेयर जजमेंट करेगा, बच्चों को समझेगा भी, उसके इमोशनल नीड्स को फुलफिल भी करेगा। परमिसिव है, लविंग केयर आ रहा है, लविंग केयर आ रहा है, तो लविंग आ रहा है मतलब तो एक तरफ से बच्चों के साथ ही कनेक्टेड है, बट लैक्स भी है, मतलब उसको हम समझते हुए भी परमिशन हर एक चीज में दे दे रहे हैं। अनइन्वॉल्व है, नेग्लेक्टफुल है, इसलिए नेगेटिव पूरा मिल गया। स्ट्रिक्ट है पूरा, ये भी नेग्लेक्टफुल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करोगे बच्चे और गलती करेंगे। तो ये चीज हो गया आपका पेरेंटिंग स्टाइल में। हिंदी में अगर देखना चाहते हो तो फटाफट देख लो। सत्तावादी है तो कठोर मेंशन किया गया है, बहुत ज्यादा कठोर। ठीक है, यहाँ देखो सख्त लेकिन निष्पक्ष, मतलब निष्पक्ष रहेंगे, हम आपको फेयर जजमेंट दे रहे हैं, आपको पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनुमोदक है, प्यार करने वाला लेकिन ढीला, मतलब थोड़ा सा लूज रहेंगे, हाँ छूट है, सब छूट है। एंड नेग्लेक्टफुल, बेपरवाह, कोई परवाह नहीं है, केयर नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पेरेंटिंग स्टाइल।